हेलो जैन साथियों। देखिए जीएस के 4 पट्टी सेट है इसमें। ये 11 तो हो गए हैं, 4 अब ये मैं करा रहा हूँ तो 15 हो जाएंगे टोटल। फिर 15 के बाद 25 बचते हैं और उन 25 में से 5-5 को 5 दिन में ख़त्म करवा दूंगा, 4-5 दिन के अंदर। यानी कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर ये सभी सेट ख़त्म हो जाएंगे, 40 पूरे। तो 4-4, 5-5 एक साथ करा दूंगा, तो 4 पट्टी सेट इसमें मैं करा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत का नवीनतम पर्वत श्रेणी है। जो नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी हो जाएगी भाई, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 8 हो जाएगा हिमाद्री श्रेणी। हिमाद्री जो है ये नई पर्वत श्रेणी है और इसको महान हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। और एक चीज याद रखना, जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है वो केटू है, जिसकी ऊंचाई कितनी है 8611 है। और दूसरी सबसे जो ऊंची है तो वो कंचनजंगा हो जाएगी। ठीक है, कंचनजंगा। तो ये याद रखना, छोटी सी बात। और सबसे विश्व की सबसे ऊंची कौन सी है, माउंट एवरेस्ट है, वो सबको पता है। अगला क्वेश्चन ये है यहाँ पर कि महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का किसने विरोध किया था। तो विरोध किसने किया था ये बताना है। ठीक है, तो ये किया था एनजी रंगा ने। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, एनजी रंगा। इन्होंने जो है इसका विरोध किया था, इनके जो चंपारण सत्याग्रह था। तो राजकुमार शुक्ल हैं, इन्होंने जो है आग्रह किया था चंपारण आने के लिए महात्मा गांधी से। 1917 में गए थे। ठीक है, 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था और ये नील की खेती के लिए हुआ था। जो नील की खेती थी, ठीक है, तो उसके लिए था ये। 3 बटे हिस्से पर मजदूरी कराना चाह रहे थे कि 3 हिस्सा जो है तुम लोग और 20 में से 17 हिस्सा जो हमें दोगे। ये इसका 3 गठिया प्रणाली भी इसको कहा जाता है। तो ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है, अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार द्वारा घोषित एबीसी सूचकांक का संबंध किससे है। तो इसका आंसर हो जाएगा स्वास्थ्य से। ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा, स्वास्थ्य से संबंधित है एबीसी सूचकांक का। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन ये है इसमें कि उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर तथा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र अवस्थित है। तो ये आसान क्वेश्चन है, नोएडा में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन ये है कि जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों की अधिकतम संख्या है। तो अधिकतम संख्या कहाँ पर हो जाएगी भैया, इलाहाबाद में हो जाएगी। प्रयागराज, अब इसका नाम है प्रयागराज, प्रयागराज में हो जाएगी। ठीक है भाई, इसके अलावा जो सबसे कम है, सबसे कम कहाँ पर है, महोबा में है। महोबा में सबसे कम है। और एक चीज और याद रखना, जो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है कहाँ पर है, ललितपुर में है, ललितपुर। तो ये छोटी छोटी बातें बताता चलूंगा, हालांकि ज्यादा नहीं बता पाऊंगा क्योंकि समय जो है कम है। और 4-5 प्रैक्टिस यानी कि 200 क्वेश्चन लगभग, 200 ना तो 160 क्वेश्चन इसमें होंगे, 4 चौक 16। अगला क्वेश्चन ये है कि पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रों को क्या कहते हैं। तो क्या कहा जाएगा भाई, जैव भू रासायनिक चक्र कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि हाल ही में किस स्थान पर छठी आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौता AITI-AGA संयुक्त समिति की बैठक आयोजित की गई। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा इसका, नई दिल्ली में। ठीक है भाई, नई दिल्ली में। और आसियान जो है, आसियान इसमें 11 सदस्य हैं। ठीक है भाई, आसियान में 11 सदस्य हैं और 11 सदस्य बना है तिमोर लेस्ते। ये एक देश है तिमोर लेस्ते, ये 11 सदस्य बना है। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है भाई, आसियान का मुख्यालय है जकार्ता में, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यह है कि समान फोकस दूरी वाले कांच के 2 लेंस जिनमें एक उत्तल लेंस दूसरा उत्तल लेंस है, एक दूसरे से हटाकर रखे गए हैं, ये युग्म का व्यवहार होगा। तो कैसा होगा भाई, ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा, कांच की समतल चादर की भांति। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को पढ़ लेंगे एक बार अच्छे से, कांच की समतल चादर की भांति। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ पर अवस्थित है। कहाँ पर है भाई, तो इसका आंसर हो जाएगा WTO का हो जाएगा जिनेवा में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, जिनेवा में इसका मुख्यालय, स्विट्जरलैंड में। और इसकी स्थापना कब हुई थी WTO की, इसकी स्थापना हुई थी 1995 को। ठीक है, 1995 को इसकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन ये है, और इसमें जो WTO है पहले इसका नाम क्या था, गेट हुआ करता था। ठीक है भाई, गेट हुआ करता था पहले इसका नाम। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है, सोनपुर मेला जो एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला माना जाता है कहाँ आयोजित होता है। तो कहाँ पर आयोजित होता है सोनपुर का मेला, तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार में। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा, बिहार। और बिहार का कौन सा जिला, सारण जिला है, सारण। ये सारण जिला है बिहार बिहार का, तो यहाँ पर ये आयोजित होता है इसमें। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। जवाहरलाल नेहरू पत्तन भारत का एकमात्र मशीनीकृत पत्तन है। तो बिल्कुल ठीक है, भारत का एकमात्र मशीनीकृत पत्तन है। और इसको मुंबई में स्थित है निहावा सेवा, जो निहावा सेवा है,
न्यावा सेवा तो उसी का नाम है जवाहरलाल नेहरू। ठीक है भाई। इसके अलावा कोचीन प्राकृतिक पत्तन है, बिल्कुल ठीक है, कोचीन जो है प्राकृतिक पत्तन है कोचीन। और चेन्नई का सबसे चेन्नई भारत का सबसे गहरा पत्तन है, तो ये गलत हो जाएगा। चेन्नई जो है सबसे गहरा नहीं है, बल्कि विशाखापत्तनम है। जो विशाखापत्तनम है वो सबसे गहरा है। ठीक है भाई। और कांडला ज्वारीय पत्तन है, बिल्कुल ठीक है, कांडला ज्वारीय पत्तन भी है। बात समझ में आ गई भाई। एक चीज और है इसमें भाई, कोचीन तो प्राकृतिक पत्तन है, ठीक है, तो फिर कृत्रिम जो है वो कौन है, जो कृत्रिम पत्तन है वो कौन है, तो वो चेन्नई है। ठीक है, वो चेन्नई है जो कृत्रिम है। कोचीन प्राकृतिक है, चेन्नई कृत्रिम है, विशाखापत्तनम सबसे गहरा है, कांडला ज्वारीय पत्तन है। और भारत का एकमात्र मशीनीकृत पत्तन कौन सा है, न्यावा सेवा, जिसको जवाहरलाल नेहरू के नाम से जाना जाता है। तो ये चीज याद रहनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, हिंदू वृद्धि दर किस दर से संबंधित है। तो किससे संबंधित है भाई, राष्ट्रीय आय से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है भाई। और एक प्रोफेसर थे राजकृष्ण, ठीक है, राजकृष्ण, इनका नाम याद रखना, प्रोफेसर राजकृष्ण थे। तो इन्होंने 1981 में हिंदू वृद्धि दर का जो सबसे पहला प्रयोग किया था। ठीक है भाई, राजकृष्ण प्रोफेसर है ये, राजकृष्ण। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है, हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं। तो कहाँ से प्रमाण मिले हैं भाई इसके, तो इसका आंसर हो जाएगा धोलावीरा। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, धोलावीरा से मिले हैं, धोलावीरा। और भारत में जो सबसे भारत में जो सबसे बड़ी हड़प्पन बस्ती है ना, तो वो कौन सी है सबसे बड़ी, तो हो जाएगी राखी गढ़ी। राखी गढ़ी जो है ना, राखी गढ़ी ये भारत में सबसे बड़ी हड़प्पन सभ्यता की सबसे बड़ी बस्ती है ये। और दूसरी सबसे बड़ी कौन सी हो जाएगी, दूसरी सबसे बड़ी हो जाएगी धोलावीरा, जिसकी हम बात कर रहे हैं। धोलावीरा जो है ये दूसरी सबसे बड़ी है, और सबसे बड़ी राखी गढ़ी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है, अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग परियोजना का केंद्र स्थित है। तो कहाँ पर स्थित हो जाएगा भाई, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा, लखनऊ में। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग, ऑप्शन नंबर ए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि भारत में पहली आधिकारिक जनगणना कब हुई थी। तो ये आसान क्वेश्चन, 1872 में लॉर्ड मेयो ने शुरू कराई थी। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है, 16वां ओजोन परत का क्षय किस गैस के कारण होता है। तो ओजोन परत का जो क्षय होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण होता है। ठीक है भाई, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण होता है। और ये फ्रिज, एसी और एरोसोल स्प्रे में होती है। ठीक है भाई, ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो इसके जब इसका प्रयोग होता है तो फिर ये वातावरण पहुंचती है, वातावरण पहुंच करके ओजोन परत का क्षय कर सकती है ये। ठीक है। और इस समताप मंडल में पाई जाती है क्या, ओजोन परत, समताप मंडल में पाई जाती है ओजोन परत। ठीक है। और ये ओजोन परत जो है समताप मंडल में अल्ट्रावायलेट किरणों से पृथ्वी की सुरक्षा करती है। ठीक है, ये चीज पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन ये है कि 2025 भारत पाकिस्तान संघर्ष किस ऑपरेशन के तहत शुरू हुआ था। आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा, ऑपरेशन सिंदूर। हाँ, सभी लोग जानते हैं। ठीक है भाई। और इसमें से एक ये जो है ना, ऑपरेशन ब्लू स्टार जो है ये 1984 में, ये 1984 का है। ठीक है, इसको याद रख लेना, इंपॉर्टेंट हो सकता है। 1984 में जो अमृतसर में स्वर्ण मंदिर है, तो उसमें से जनरल सिंह भंडार वाले और उनके जो समर्थक थे उनको हटाने के लिए चलाया गया था। ठीक है। तो वो क्या कर रहे थे, पंजाब में एक अलग सिख राष्ट्र और खालिस्तान की मांग कर रहे थे। ठीक है, 1984 में। तो ये ऑपरेशन ब्लू स्टार है। अगला क्वेश्चन है, शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित रहता है। तो कहाँ पर भंडारित रहता है, तो इसका आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा, यकृत में। ठीक है, यकृत में हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि निम्नलिखित में से किसे पर्वतों का सागर कहा जाता है। पर्वतों का सागर कहा जाता है ब्रिटिश कोलंबिया को। ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा भाई, ब्रिटिश कोलंबिया को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन एक जवाहरलाल नेहरू का जीवनी कार था। तो कौन सा भाई, फ्रैंक मोरिस था। ठीक है, फ्रैंक मोरिस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा, फ्रैंक मोरिस। अगला क्वेश्चन ये है कि भारत की संविधान सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव को निम्नलिखित में से किसके द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाया गया था। और कब लाया गया था और कब ये जो है पास हुआ था। ये दो डेट याद रखनी है, 13 दिसंबर 1946 को लाया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, और 22 जनवरी 1947 को जो है इसको संविधान सभा ने एक्सेप्ट कर लिया था। संविधान सभा ने इसको एक्सेप्ट कर लिया था। अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन है भाई, अगला क्वेश्चन 22वां ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन 1946 में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में भेजे गए भारत के राज्य सचिव और कैबिनेट मिशन के सदस्य थे? अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं। तो भाई इसमें 3 सदस्य भेजे गए थे, 3 सदस्य थे जिनमें से 1 अध्यक्ष था और 2 सदस्य थे। अध्यक्ष कौन थे भाई? पैट्रिक लॉरेंस ये अध्यक्ष थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर वैसे ये इसका सही हो जाएगा वैसे भी। तो जो पैट्रिक लॉरेंस थे, तो ये इसके सदस्य अध्यक्ष थे, ठीक है? और ये भारत के राज्य सचिव थे। ठीक है, यही पूछा कि जो राज्य सचिव थे वो कौन थे? यही इसमें बात पूछी गई है। इसके अलावा जो स्टेवर्ट क्रिप्स थे, ये स्टेवर्ट क्रिप्स, तो ये व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे, ठीक है? और इसके अलावा तीसरे थे एबी अलेक्जेंडर, ठीक है? याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि भारत के संविधान की निम्नलिखित अनुसूची में से किसमें न्यायिक समीक्षा से उन्मुक्ति है? तो न्यायिक समीक्षा से उन्मुक्ति कौन से में है भाई? न्यायिक समीक्षा से उन्मुक्ति कहाँ पर है? 9वीं अनुसूची में है, ठीक है भाई? 9वीं अनुसूची में है। पहला संविधान संशोधन था जो कि 1951 में हुआ था, तब 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी और इसको जो है न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, यही बात इसमें की गई है। इसके बारे में आप जानते भी होंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारत सरकार अधिनियम 1935 से ली गई है? तो 1935 से ली गई है, ये पूछा है। तो भाई संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक 108 में, और कहाँ से ली गई है भाई? ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, याद रखेंगे। ऑस्ट्रेलिया से ली गई। ऑस्ट्रेलिया से एक चीज और ली गई, प्रस्तावना की परिभाषा, प्रस्तावना की भाषा, सॉरी, ठीक है, प्रस्तावना की भाषा ली गई है। और प्रस्तावना कहाँ से ली गई है भाई? प्रस्तावना प्रस्तावना अमेरिका के संविधान से ली गई है, जो उसकी भाषा है ना वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, ये बात याद रखना। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार को निलंबन, तो ये जर्मनी के संविधान से है, ठीक है, जर्मनी के संविधान से है। और अगर बात करें आपातकाल की, जो आपातकाल के प्रावधान है वो 1935 के संविधान से लिए गए हैं, ठीक है भाई, 1935 के संविधान से लिए गए हैं। लेकिन इसमें यहाँ पर बच्चे, और यहाँ पर जिसको ये बात पता होगी वो भी कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि इसमें दोनों चीजें दे रखी हैं, 1935 भी दे रखा, जर्मनी भी दे रखा। जर्मनी से निलंबन है और 1935 में प्रावधान है, तो ये भी नहीं होगा इसका। संज्ञा योजना ली गई है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1935 से संज्ञा योजना ली गई है। और गणतंत्र की परिकल्पना फ्रांस के संविधान से ली गई है, ठीक है, फ्रांस के। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये है कि नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 संसद में कब पारित किया गया था? तो भाई कब पारित किया गया था? 11 दिसंबर 2019 को, ठीक है भाई, 11 दिसंबर 2019 को, सॉरी, ठीक है। और इसके अलावा 11 जनवरी, नहीं 10 जनवरी, ठीक है, 10 जनवरी 2020 को लागू हो गया था, ठीक है भाई। तो ये याद रखना, संशोधन विधेयक किसमें बात की गई है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ऋण जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा करती है? बंदी प्रत्यक्षीकरण करती है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है, इनके बारे में मैंने बता रखा है। उत्प्रेषण क्या होता है? बंदी प्रेषण ये होता है कि सशरीर पेश करना होता है मजिस्ट्रेट के सामने, अगर किसी की अवैध तरह से गिरफ्तारी हुई है तो। उत्प्रेषण क्या होता है अभी? चलो एक बार बता देते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आते हैं, ये पिछली बार भी एक बहुत क्वेश्चन आए थे पिछले बार के एग्जाम में। तो उत्प्रेषण क्या होता है? उत्प्रेषण होता है पूरी तरह से सूचित करना, सूचित करना, मतलब जो उच्च अदालत होती है वो निचली अदालतों को सूचित करती हैं कि उनके यहाँ अगर कोई ऐसी विशेष चीज अगर पेंडिंग है, विशेष मुकदमे पेंडिंग है, तो वे उसको सूचित करें, ठीक है, और ये वहां पर भेजे बड़ी अदालतों में। ये होता है इसका उत्प्रेषण का। प्रतिषेध क्या होता है? प्रतिषेध प्रतिषेध ये जो बड़ी अदालतें होती हैं, ये जो निचली अदालतें होती हैं उनके लिए एक प्रतिषेध जारी करती है कि वे अपने कार्य क्षेत्र से बाहर रहकर काम ना करे, तो ये होता है प्रतिषेध। परमादेश ये आदेश देने के लिए बोलते हैं कि अगर कोई अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा है, ठीक है, तो इस तरह से होता है कि कोई अपने अगर अपने कर्तव्यों का, अपने जो पद के दायित्व है उनको नहीं निभा रहा, तो उसके लिए परमादेश दिया जाता है। ये तो इस तरह की रीट होती है। और एक और है, एक है क्वो वारंटो, ठीक है भाई, क्वो वारंटो होती है एक, तो वो होती है किस अधिकार से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर ये कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही हो जाएगा, पढ़ लेंगे इसको। भारत के संविधान के अनुच्छेद 62 से 71 नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं, बिल्कुल नहीं हो जाएंगे भाई ये तो। यानी कि नीति से डीपीएसपी के बारे में, तो डीपीएसपी यहीं से पता लग जाएगा भाई। डीपीएसपी जो है यहाँ पर है, ठीक है भाई, यहाँ पर है डीपीएसपी। तो ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा इसका। बी ठीक है, 36 से 51 तक डीपीएसपी है, ठीक। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, और ये कौन से भाग 4 में है, ठीक है, भाग 4 में है। 3 में मौलिक अधिकार हो जाएंगे, 2 में नागरिकता। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? तो गलत कौन सा हो जाएगा? संघर्ष का राज्य से बिल्कुल ठीक है। 2 में मौलिक कर्तव्य नहीं हो जाएंगे, मौलिक कर्तव्य नहीं हो जाएंगे, मौलिक कर्तव्य हो जाएंगे भाई। 4 में मैंने क्या बताया था भाई? 3 में मौलिक अधिकार अधिकार बताया, 4 4 का कै में है मौलिक कर्तव्य, ठीक है भाई। मौलिक कर्तव्य 4 के कै में है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है, ये भी गलत हो जाएगा। मौलिक अधिकार और केंद्र शासित प्रदेश भाग 3।
ठीक है भाई, ये भाग 3 8 है, सॉरी यहाँ पर ये ठीक है 8 है, तो ये मैं ये देख रहा था कि 3 में तो यार ये था, ये तो यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर सॉरी ये जो डी है ना ऑप्शन नंबर ये भाग 8 दे रखा, भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश है, तो इसका जो फाइनली आंसर होगा तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ठीक होगा इसका, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इसमें जो है मौलिक कर्तव्य नहीं है, मौलिक कर्तव्य जो है वो 4 के में है, भाग 2 में नागरिकता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है जिसमें के सदस्य शामिल होते हैं। तो उपराष्ट्रपति के बारे में की बात की गई है तो 66 तो आर्टिकल है, ठीक है, चुनाव से संबंधित। और इसमें जो उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो भाग लेते हैं तो लोकसभा और यानी कि संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्य विधानमंडल, इसमें से इस तरह से रखा, ऑप्शन नंबर सी ठीक होगा, जो संसद के दोनों सदन है वो भाग लेते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक चीज और है, जो उपराष्ट्रपति का तो राष्ट्रपति के बारे में पता होना चाहिए, राष्ट्रपति के में कौन लेते हैं भाई, राष्ट्रपति में भाग लेते हैं दोनों सदन तो भाग लेंगे, प्लस में साथ में जो राज्य की विधानसभाएं हैं, ठीक है, राज्य की विधानसभाएं हैं तो वो भी भाग लेंगी, ठीक है। लेकिन इसमें जो है जो मनोनीत सदस्य होते हैं ना राष्ट्रपति के द्वारा जो मनोनीत सदस्य रहते हैं तो वो भाग नहीं लेते मनोनीत वाले। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 1947 में स्वतंत्र भारत का पहला कानून मंत्री नियुक्त किया गया था। तो कानून मंत्री सबसे पहले कौन बने थे भाई, तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, ठीक है। कुछ इंपोर्टेंट मैं बता रहा हूँ यहाँ पर, जैसे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, इसमें नहीं दे रखा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, इसके बारे में भी बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, खाद्य एवं कृषि से संबंधित थे, यानी कृषि मंत्री बनाया गया था इनको, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, सॉरी यहाँ पर नाम नहीं लिखा मैंने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। इसके अलावा जॉन मथाई लिख लेना, एक जॉन मथाई, ठीक है, जॉन मथाई जो थे ये रेलवे मंत्री थे, ठीक, रेलवे मंत्री। इसके अलावा एक और लिखना है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, तो ये उद्योग और आपूर्ति से संबंधित थे ये, ठीक है, उद्योग और आपूर्ति मंत्री थे, ठीक है। और आगे बीच में आएंगे आगे तो और बताऊंगा आगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है, नई लोकसभा निर्वाचित होने के उपरांत वर्तमान लोकसभा के अंतिम सत्र हेतु निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है, तो लेमडेक किया जाता है, लेमडेक, ठीक है। और इसके अलावा लेमडेक इसको लुंज पुंज सत्र भी कहा जाता है, ठीक है भाई, हिंदी में लुंज पुंज सत्र भी कहा जाता है इसको, ठीक, लुंज पुंज सत्र भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन इसमें है कि निम्नलिखित में से कौन कभी भी लोकसभा के सभापति नहीं रहे हैं या नहीं रही हैं, तो कौन, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल रही थी, ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा इसका, तो ठीक है भाई। तो ये कभी भी लोकसभा की सभापति, लोकसभा के अध्यक्ष या सभापति नहीं रहे हैं, ठीक है, सभापति होते हैं राज्यसभा के। इसके अलावा ये बलराम जाखड़ हैं, ऑप्शन नंबर बी में बलराम जाखड़, ये लोकसभा की सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष रहने वाले व्यक्ति हैं। अगला क्वेश्चन ये है यहाँ पर, किसी अधिनियम के तहत केंद्रीय विधानमंडल 2 सदनों से बना था, किस अधिनियम के तहत, सॉरी किस अधिनियम के तहत केंद्रीय विधानमंडल 1935 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा इसका, सॉरी 1919 हो जाएगा इसका, ठीक है, इसका 1919 होगा, 1935 नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी ठीक होगा, 1919 2 सदनों से बना था केंद्रीय विधानमंडल 1919 के तहत। तो ये अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि भारत को आकस्मिकता निधि द्वारा संचालित की जाती है, तो ये कार्यरत कार्यपालिका द्वारा संचालित की जाती है। और इसके अलावा जो आकस्मिक निधि है तो ये 200 267 में है, ठीक है, 267 में, और 266 में जो है वो संचित निधि है, ठीक है, 266 में संचित निधि हो जाएगी। अगला क्वेश्चन ये है कि सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकारी गारंटी निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी जाती है, तो सर्वोच्च न्यायालय की क्षेत्राधिकारी गारंटी किसके द्वारा दी जाती है भाई, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा, संविधान के द्वारा। जो सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकारी गारंटी है तो संविधान के द्वारा दी जाती है, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यह है कि के तहत सूचना का अधिकार अधिनियम में यह प्रावधान है कि कोई भी जानकारी जो जांच की प्रक्रिया या अपराधियों के खिलाफ मुकदमा चलाने में बाधा डालती है उसका खुलासा करने की आवश्यकता नहीं है। समझ में आ गई बात, यानी कि किस धारा के तहत सूचना का अधिकार अधिनियम में यह प्रावधान है कि कोई भी जानकारी जो जांच की प्रक्रिया या अपराधियों के खिलाफ मुकदमा चलाने में बाधा डालती है उसका खुलासा करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा, धारा 8(1) का क्लोज एच, ठीक है, ये है इसका, ठीक है, इसमें धाराएं भी इसी तरह की होती है, याद रह नहीं पाती, तो ये हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की धारा 2 के अनुसार बंद का अर्थ सूची 1, 2, 3 या 4 में निर्दिष्ट कोई भी पशु है जो है, यानी कि
ये बंद है ना, बंद, इसका अर्थ जो है सूची 1, 2, 3 में निर्दिष्ट कोई भी पशु है जो पकड़ा गया है, कैद में रखा गया है या कैद में प्रजीवित है। ठीक है, तो इसके ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा, तीनों आएंगे ये। ठीक है, तीनों ही आएंगे, चाहे पकड़ा गया हो, कैद में रखा गया हो, कैद में प्रजीवित किया गया हो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए ठीक रहेगा इसका, और ए बी सी तीनों सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि यदि एक मुस्लिम महिला का पति की अवधि तक पागल रहता है तो विवाह विच्छेद अधिनियम 1939 के तहत, ये याद रखना, विवाह विच्छेद अधिनियम 1939 ये भी याद रखना, के तहत महिला तलाक की याचिका दायर कर सकती है। तलाक की याचिका दायर कर सकती है, तो वो उसकी अवधि पूछिए इसमें कि एक मुस्लिम महिला का पति ये कब तक का हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 2 वर्ष तक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा, 2 वर्ष तक अगर रहता है तो। इसके अलावा अगर 2 साल से पत्नी का भरण-पोषण का प्रबंध नहीं करता तब भी 2 साल का है। अगर भरण-पोषण नहीं करवा रहा है वो कब तक? 2 साल के अंदर तक का इसका भी है। इसके अलावा और 2 शर्तें हैं इसमें, एक चीज़ और है जैसे कि 7 साल से जेल में बंद हो वो, ठीक है? जेल में बंद की कितनी हो जाएगी? 7 साल हो जाएगा। अगर वो 7 साल से जेल में बंद है, तो भी वो तलाक की याचिका दायर कर सकती है, ठीक है? इसके अलावा एक चीज़ और है, इसमें ये है कि अगर वो 4 साल से अनुपस्थित है, एक 4 साल का ये भी है, ठीक है? ये कुल कुल मिलाकर के ध्यान रखना। देखो ये क्रम से बता रहा हूँ थोड़ा, वरना इस तरह से कन्फ्यूज़ रहेंगे कि 2 साल तक तो क्या हो जाएगा, अगर पागल है, ठीक है? 2 साल से अगर पागल है, इसके अलावा 2 साल से अगर भरण-पोषण ना किया गया हो, 4 साल से ये है कि ये अनुपस्थित रहा हो 4 साल से, या कहीं चला गया हो और उसके पास नहीं हो, अनुपस्थित रहा हो, 7 साल से अगर जेल में बंद हो। तो ये 4 अवधियाँ हैं, ठीक है? इसको याद रखना, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी की निम्नलिखित धाराओं में से कौन-सी धारा पीड़ित मुआवजा योजना से संबंधित है? तो सीआरपीसी से संबंधित क्वेश्चन है ये, ठीक है? इसका आंसर हो जाएगा 357 ए हो जाएगा, ठीक है? तो हमें ये इसकी ये है बीएनएसएस की भी पता होनी चाहिए, बीएनएसएस की भी पता होनी चाहिए, बीएनएसएस की कौन-सी धारा है, ठीक है? तो ये हो जाएगी इसकी 396, ठीक है? 396 पीड़ित मुआवजे से संबंधित है, पीड़ित के मुआवजा योजना से संबंधित है ये, ठीक है भाई? अगला क्वेश्चन इसमें, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित किया गया था? 1950 में पारित किया गया था भई ये, ठीक है? बहुत सी डेट है इसकी, डेट और भी हैं जो राष्ट्रपति से, लोकसभा से, ये भी याद कर सकते हैं इसमें, ठीक है? अभी फिलहाल इतना ही देखेंगे, इसमें 1950 का आंसर हो जाएगा। ये 12वाँ सेट हो गया है, अब हम करते हैं, अब सेट करते हैं 13वाँ। अब 13वाँ सेट करते हैं, अगला क्वेश्चन इसमें है कि 13वें का बनिहाल दर्रा जो है किसे जोड़ता है? तो बनिहाल दर्रा किसको जोड़ेगा भई? तो इसका आंसर हो जाएगा कश्मीर घाटी और जम्मू क्षेत्र को, ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा इसका। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। और बनिहाल दर्रे में कौन सी सुरंग है भाई? जवाहर सुरंग है, इसको याद रखना कि जवाहर सुरंग है ना, तो कहाँ पर है? ये बनिहाल दर्रे में ही है। अगला क्वेश्चन ये है कि उद्यमिता को बढ़ावा देने हेतु स्टैंड अप इंडिया योजना संबंधित है, तो इसको भी याद रखना, इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। स्टैंड अप इंडिया, तो ये 2016 में, ठीक है, 2016 में 5 अप्रैल को, ठीक है भाई, 5 अप्रैल 2016 को स्टार्ट की गई थी ये। और ये किससे संबंधित है? महिला, एससी और एसटी से, या अल्पसंख्यक, ओबीसी और दिव्यांग, तो किससे संबंधित है भाई ये हो जाएगा जो महिला एससी-एसटी से, इससे संबंधित है ये, ठीक है? अगला क्वेश्चन है इसमें कि दीन इलाही धर्म की शुरुआत किस मुगल शासक ने की थी? आसान क्वेश्चन है, अकबर ने की थी, ठीक है भाई? अकबर ने की थी। इसमें एक चीज़ और याद रखना, स्टैंड अप इंडिया, एक चीज़ और बताना भूल गया मैं, ये भी पूछा जा सकता है कि नोएडा से शुरू हुई थी, ठीक है भाई? नोएडा से शुरू हुई थी, नोएडा से। और 5 अप्रैल को क्या है भाई? 5 अप्रैल को बाबू जगजीवन राम का जन्मदिन है, ठीक है? उसी दिन ये शुरू की गई थी नोएडा से, ठीक है? भाई इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यूपी से संबंधित है, तो इम्पोर्टेंट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि दीन इलाही धर्म की शुरुआत अकबर ने की थी भाई, ठीक है भाई? अकबर ने की थी, और ये कब की थी? 1582 ईस्वी में, ठीक है भई? ये याद रखना, 1582 ये डेट याद रखना, अकबर को तो सबका पता है, लेकिन 1582 ये डेट याद रखनी है। एमएस वर्ड यानी कि इस डेट में शुरुआत की गई थी दीन इलाही की। एमएस वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो एमएस वर्ड हो जाएगा सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है भई? सिस्टम एमएस वर्ड, सॉरी एमएस वर्ड नहीं है सिस्टम, सॉरी एमएस वर्ड जो है ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है? अलग से आता है तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं जो ऑलरेडी ये सिस्टम में होते हैं, ठीक है? तो ये एमएस वर्ड तो ये अलग से भी लिया जाता है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है, 2011 की जनगणना के दौरान भारत की जो साक्षरता दर कितनी है? तो भारत की साक्षरता दर हो जाएगी भाई, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा, 74.04% हो जाएगा। इसके अलावा जो 82.14 इसमें नहीं है, 82.14 जो है, 82.14 मेल साक्षरता है तो ओवरऑल, और फीमेल जो है वो फीमेल इसमें नहीं दे रखी है इसमें भी, तो फीमेल हो जाएगी 65 पॉइंट लगभग कुछ होती है, 46% होती है ना, तो 65.46 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन ये है कि भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। आसान क्वेश्चन है वैसे, सबको पता होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि भारत की
जो भारत को 2025 में किस एशिया प्रशांत संस्थान के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया, वह संस्थान कौन सा है? ठीक है, तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा, AIBD। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है एशिया एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। दोबारा बता रहा हूँ, एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट। ठीक है भाई, ये चीज याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन यह है कि 8वां, देखो आसियान के बारे में भी, एडीबी सार्क, एडीबी जो है सार्क, एडीबी सार्क, ये इनसे संबंधित कुछ चीजें हैं बताने के लिए। अब इसमें बताऊंगा ना तो बता, ये कुछ क्वेश्चन ज्यादा करा रहा हूँ कम समय में, तो फिर ये पूरा हो नहीं पाएगा। अगर जिस तरह से क्वेश्चन आएगा ना एक एक करके, वो मैं बता दूंगा। चूना पत्थर का रासायनिक नाम बताना है, तो चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा भाई? तो इसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। इसको क्या लिखते हैं? CaCO3 लिखते हैं, कार्बन कार्बोनेट ये लिखते हैं। और ये भाई कैसी एक चट्टान भी होती है, कैसी चट्टान है ये? अवसादी चट्टान बोलते हैं इसको। ठीक है, जो अवसादी चट्टान होती है ना, अवसादी, तो वो यही होती है। ठीक है, चूना पत्थर। अगला क्वेश्चन ये है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा, जेनेवा में हो जाएगा। और जो कृषि है ना, खाद्य और कृषि से संबंधित, खाद्य व कृषि से संबंधित जो संगठन है ना, तो वो कहाँ पर है? इसका संगठन का मुख्यालय, यानी खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? ये रोम में हो जाएगा, इसी में ही ऑप्शन में, तो रोम में हो जाएगा। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भरतनाट्यम नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु से है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो रहा है, तमिलनाडु से है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये है, टोटल जो है 8 क्लासिकल डांस है, ये भी याद रखना है। उच्चतम लवणता पाई जाती है, उच्चतम लवणता पाई जाती है कहाँ पर भाई? तो इसका आंसर हो जाएगा वोंजेल, तुर्की में। ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा इसका। तो ये क्वेश्चन जो है अधिक आते हैं, और ये लगते तो ऐसे जैसे क्या करंट अफेयर के क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन ये अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर, भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? तो सबसे पुराना हो जाएगा भाई BSE। ठीक है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा इसका। और इसके 1875 में स्थापना की गई थी, 1875 में। ठीक है, इसके अलावा 1992 में NSE की गई थी, 1992 में की गई थी इसकी NSE की। तो जब इसमें पूछा है पुराना बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है, अगला क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है? त्रिरत्न का क्या अभिप्राय हो जाएगा? बुद्ध धम्म संघ। ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा इसका। ठीक है, पढ़ रखा होगा ये तो। अगला क्वेश्चन MS वर्ड में, हालांकि क्वेश्चन इसमें ज्यादा भारी भी नहीं है और ये ज्यादा आसान भी नहीं है, कुल मिलाकर के इसमें जो है लेवल ठीक है क्वेश्चन का। MS वर्ड में टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए कंट्रोल B हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा इसका। ठीक है भाई, कंट्रोल B हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है, अगला क्वेश्चन यह है कि कोयला पेट्रोल डीजल आदि का दहन मूल स्रोत है। कोयला पेट्रोल डीजल आदि का दहन मूल स्रोत है, यानी कि कोयला पेट्रोल डीजल, ये हो जाएगा इसका भाई वो वायु प्रदूषण हो जाएगा। वायु प्रदूषण का ये मूल स्रोत है, यानी कि कोयला पेट्रोल डीजल जो है वायु प्रदूषण का कारण बनते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष को अवतल लेंस से ठीक किया जाता है, ये चीज मैंने बताई थी। अवतल लेंस से, दूर दृष्टि को उत्तल लेंस से। ठीक है भाई, और जो गाड़ी होती है उनके मिरर में मैंने बताया था क्या लगता है, उसमें भी उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि कुका आंदोलन की नींव पड़ी थी। तो कुका आंदोलन की नींव कहाँ से पड़ी थी भाई? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा, पंजाब से पड़ी थी। ठीक है, पंजाब से पड़ी थी 1840 के दशक में, 1840 का दशक था। और नाम था नाम था इनका जवाहर मल। ठीक है, जवाहर मल नाम याद रखना, जवाहर मल, इनके द्वारा ये कुका आंदोलन की शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन है, बृहत बेसिन अवस्थित है। तो बृहत बेसिन अवस्थित USA में। ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रस्रव्य वेद ध्वनि होती है जिनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका, 20,000 से अधिक होती है। अगला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा कर केंद्र सरकार नहीं लगाती है? तो केंद्र सरकार उपहार कर भी लगाती है, व्यक्तिगत भी लगाती है, और निगम कर भी लगाती है। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, ये राज्य सूची का विषय है। ठीक है भाई, मनोरंजन कर जो है राज्य सूची, यानी कि राज्य सरकार लगाती है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित करता है? ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा, 129। ये हालांकि मैंने चीजें बता रखी हैं ये। ठीक है, 125 में क्या है भाई? 125 में जो सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, इनके वेतन और भत्तों से संबंधित है। ठीक है, 125 वेतन व भत्तों से संबंधित है। ठीक, वेतन व भत्तों से संबंधित है। इसके अलावा
जो ये 128 है, 128 भी ये सभी इम्पोर्टेंट है वैसे में चारों के चारों। तो जो 128 है इसमें जो सुप्रीम कोर्ट के जो रिटायर्ड न्यायाधीश होते हैं उनकी उपस्थिति के बारे में बताता है। ये 126 भी अच्छा है, 126 भी पता कर लेंगे। 126 में क्या है, इसमें जो सुप्रीम कोर्ट में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, ये बात इसी बात इसमें की गई। जो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश होता है, तो उसकी नियुक्ति के बारे में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि देश का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो कौन होगा? महान्यायवादी हो जाएगा, 76 में है, ठीक है। 88 में इसके कर्तव्य हैं, ये याद रखना। सॉरी इसके अधिकार 88 में इसके अधिकार हैं और 7 में मंत्रियों के भी, ठीक है। तो ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है, में प्रत्येक वयस्क नागरिक का 1 वोट होना चाहिए तथा प्रत्येक वोट का एक समान मूल्य होना चाहिए, ठीक है। तो लोकतंत्र हो जाएगा इसका तो भाई, ठीक है, लोकतंत्र हो जाएगा इसका। और जो आर्टिकल 326 है, आर्टिकल 326 में वयस्क मताधिकार के बारे में बताया गया है, ठीक है। और 61वां संविधान संशोधन था, इसको भी याद रखना। 61वां संविधान संशोधन 1988 में आया था ये, और 1979 यानी कि अगले ही साल जो है जब ये अधिनियम संशोधन हुआ था, तो इसमें 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई थी मतदान की आयु। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि भारतीय संविधान के अनुसार आधिकारिक कामकाज हेतु अंग्रेजी भाषा का उपयोग निम्न में से किस वर्ष में बंद किया कर दिया गया? तो 1950 के 15 साल के बाद ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। 1965 में बंद कर दिया गया था, ठीक है भाई। और इसके अलावा आर्टिकल 344 याद रखना, 344 या 344 एक भी कह सकते हैं, क्लोज वन कह सकते हैं कि इसमें जो है राजभाषा आयोग की नियुक्ति के बारे में। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में किए गए 101 संविधान संशोधन का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो 101 है, ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। वस्तु एवं सेवा कर से है, जीएसटी से। इसके बारे में भी बहुत बात हो चुकी है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन सा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है? इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। इसके बारे में थोड़ी सी और बात करेंगे इस वाले क्वेश्चन के बारे में, बल्कि इस आयोग, अनुसूचित जाति आयोग और ओबीसी आयोग, इनके बारे में बात करें। फिलहाल अभी ये कि 338 में ये बात दी गई है, जिसमें कोई से संशोधन आएगा ना, उसमें मैं सभी चीज क्लियर करूंगा। और निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में इंडिया को भारत भी कहा गया है? ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। ऑप्शन ए, इंडिया यानी भारत राज्यों का ग्रुप ना होकर के ये भारत का संघ, राज्यों का संघ होगा, ये बात इसमें की गई है। अनुच्छेद 2 इसको भी देखते हैं। अनुच्छेद 2 में क्या है? अनुच्छेद 2 में है नए राज्य गठन के बारे में बात की गई है, जो नए राज्यों का गठन है। और अनुच्छेद 3 में है जो मौजूदा राज्य हैं, ठीक है, उनके नाम आदि में परिवर्तन के बारे में बात की गई है। और अनुच्छेद 4 जो है, अनुच्छेद 4 में ये बात कह रखी है कि जो अनुच्छेद 2 होगा और अनुच्छेद 3 होगा, इसमें इसकी जो संशोधन होंगे इसके द्वारा, तो वो आर्टिकल 368 के तहत नहीं माने जाएंगे। अनुच्छेद 4 में बात की गई है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि भारतीय संविधान की निम्नलिखित अनुसूची में कौन सी संघ और राज्यों के बीच शक्तियों तथा कार्यों के आवंटन को परिभाषित करती है? यानी कि आसान क्वेश्चन है भाई, ठीक है, आसान क्वेश्चन हो जाएगा। 7वीं अनुसूची है, ठीक है। 7वीं अनुसूची में जो है केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा है, ठीक है। और ये बाकी जो है ये भी अनुसूची इंपॉर्टेंट है। 8वीं में क्या है? 8वीं में तो भाषा है, ठीक है भाई। 8वीं में भाषा है, राजभाषा से संबंधित है। टोटल 22 भाषाएं हैं, और जब संविधान बना था तो तब 14 भाषाएं थी, ठीक है। 15वीं भाषा सिंधी जोड़ी गई थी शायद 1967 में, ठीक है। 21वां संविधान संशोधन था, ये सिंधी भाषा जोड़ी गई थी, ठीक है। इसके अलावा जो 5वीं अनुसूची है, 5वीं अनुसूची में क्या है? जो असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, इनको छोड़ करके इनको छोड़ करके जो जनजातीय क्षेत्र हैं और उसके प्रशासन के बारे में है। और छठी में जो है केवल इन्हीं के बारे में है, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, इनमें दोनों में ये अंतर है। संघीय ढांचा, न्यायपालिका, राज्यपाल प्रणाली और आपातकाल लगाने की शक्तियां भारतीय संविधान की, ये विशेषताएं ये कहाँ से ली गई हैं? भाई संघीय ढांचा, न्यायपालिका, राज्यपाल प्रणाली और आपातकाल लगाने की शक्तियां जो कहाँ से ली गई? भाई 1935 के संविधान से ली गई है। ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। इसके बारे में शायद अभी बात हुई थी 1935 के में। देखो आपातकाल लगाने की जो शक्तियां है ना, ये मैंने बताया था अभी, ठीक है। ये कहाँ से ली गई? 1935 के से ली गई है। लेकिन जो मूल अधिकारों का निलंबन हो जाता है ना, तो वो लिया गया है जर्मनी से, जर्मनी से। अगला क्वेश्चन ये है यहाँ पर कि भारत के संविधान के अनुच्छेद के अनुसार राज्य ग्राम पंचायतें संगठित करने के लिए कदम उठाएंगे और उन्हें भी शक्तियां तथा अधिकार प्रदान करेंगे जो सुशासन की इकाइयों के रूप में उन्हें कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक होंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा, ठीक है। ग्राम पंचायत गठन से संगठन से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा, ठीक है। इतनी बड़ी बात इसमें दे रखी है और इसका आंसर बहुत छोटा सा है, ठीक है भाई। तो इसके अलावा जो ये डीपीएसपी है, डीपीएसपी कहाँ से कहाँ तक? अभी डीपीएसपी है 36 से लेकर 51 तक है, ठीक है। 36 से 51 तक। आर्टिकल 36 में क्या है? आर्टिकल 36 में जो है राज्य की परिभाषा दी गई है, वही राज्य की परिभाषा जो आर्टिकल 12 में दी गई है, ठीक है।
इसके अलावा 37 में क्या है, 37 आर्टिकल 37 में देखो, ये 37 इम्पोर्टेंट है। 37 में क्या है, इसमें ये है कि डीपीएसपी को जो है न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, ठीक है? न्यायालय द्वारा इनको लागू नहीं किया जा सकता। तो 37 में, 38 में क्या है भाई, 38 में, तो 38 में जो बात दे रखी है वो लोक कल्याण के लिए जो सामाजिक व्यवस्था का निर्माण है उसके बारे में बात की गई है। इसके अलावा 39 में क्या है, 39 में दे रखा है कि जो राज्य के द्वारा जो अनुसरण करने योग्य नीति तत्व हैं तो वो दिए गए हैं। 39 डी याद रखना। 39 डी में क्या है भाई, इसमें निःशुल्क कानूनी सहायता है। निःशुल्क कानूनी सहायता यानी कि समान न्याय की बात की गई है, ठीक है? इसके अलावा 41 में क्या है भाई, 41 में दे रखा है कि कुछ दशाओं में जो है कार्य शिक्षा और लोक सहायता, ये इसको पाने का अधिकार है, इसको पाने का जो है वो होगा, यानी कि राज्य का कर्तव्य होगा ये सभी देने का। यानी कि कुछ विशेष दशाएँ होती हैं, जैसे कि कोई अपंग है, उसका अपंग की स्थिति में उसको जो है लोक सहायता प्रदान करने का जो कर्तव्य होगा राज्य का होगा। तो ये 41 में बात की गई है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है, भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है। बिल्कुल ठीक है भई। स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है। बिल्कुल ठीक है। ठीक, ये कौन-सा आर्टिकल 9 में है ये बात, ठीक है? किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करता है, सरकार की आलोचना करता है। बिल्कुल ठीक है भई। तो इसका आंसर हो जाएगा ये सरकार की आलोचना करता है तो इसके लिए नागरिकता तो नहीं होना चाहिए, ठीक है? इसके लिए तो अलग से प्रावधान कुछ और दिए गए हैं। किसी अन्य देश की नागरिकता में विवाह करने पर नहीं होगा, केवल 1 और 2 ही हो जाएगा इसका आंसर जो होगा ना, तो ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर सी ठीक होगा कि केवल 1 और 2 स्वेच्छा से नागरिकता परित्याग करता है और भारतीय नागरिकता का स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता लेता है तो, ठीक है? ये 2 हैं इसमें जो बात की गई है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि 2011 के 97वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने से संबंधित एक नए राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत जोड़ा है। तो भाई ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 32वां क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। तो इसमें सहकारी समितियों से संबंधित है भाई, सहकारी समितियों से 57वां संविधान संशोधन 2011 सहकारी समिति, और ये 43 बी में जोड़ा गया था, आर्टिकल 43 बी में। इसके अलावा ये जोड़ा गया था भाग 9 बी में, ठीक है? भाग 9 बी में भी इसको जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है, 33वां क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पर महाभियोग्य थे? आसान क्वेश्चन है, ठीक है भाई। ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। 61वां संविधान संशोधन, आर्टिकल 88 को याद रखना भाई। आर्टिकल 88 को मंत्री और जो महान्यायवादी होता है उसके अधिकार के बारे में, ठीक है भाई। ठीक है भाई। एक ये वाला आर्टिकल है, आर्टिकल 78। आर्टिकल 78 भी इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या गया है, इसमें कहा गया है कि जो राष्ट्रपति है इसके प्रति प्रधानमंत्री के कर्तव्यों को बताया गया है अनुच्छेद 78 में, ठीक है? 73 में इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। 73 में जो संघ की कार्यकारी शक्ति है उसके विस्तार के बारे में बात की गई है। ये बाकी 3 इम्पोर्टेंट है। ये 88 और 78 दोनों इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 106 के अनुसार संसद के दोनों सदनों के सदस्यों का वेतन किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो 106 में जो है ये बात पता लगी कि अनुच्छेद 106 में संसद के दोनों सदनों के सदस्यों का वेतन के बारे में है। तो किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा, संसद के द्वारा। संसद के द्वारा 102 में क्या है भाई, 102 में अयोग्यता है इनकी, अयोग्यता के बारे में। और आर्टिकल 84 भी याद रखना, आर्टिकल 84 में योग्यता के बारे में, आर्टिकल 84 योग्यता के बारे में। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि लोक लेखा समिति में लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के कितने, लोकसभा के 15 और 7 राज्यसभा के, ठीक है? टोटल 22 रहते हैं लोक लेखा समिति में। और इसमें जो अध्यक्ष बनता है ना वो विपक्ष से बनता है हमेशा, ठीक है? विपक्ष से बनता है। कब से है ये? 1967 से व्यवस्था है, ठीक है? 1967 से ये व्यवस्था है कि इसका जो लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष होगा वो विपक्ष से बनेगा और कोई भी मंत्री इनका सदस्य नहीं बन सकता। इसके अलावा लोक लेखा समिति एक प्राक्कलन समिति है, ठीक है? प्राक्कलन समिति में कितने होते हैं? प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं, 30 के 30 लोकसभा से होते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि अगला क्वेश्चन भी इसी में से यही इसमें आ चुका है, ठीक है? तो इसमें एक चीज़ और रह गई बताने के लिए, मैं यहाँ बता रहा हूँ कि इसके जो कार्यकाल होता है सदस्यों का, वो 1 साल का होता है, ठीक है भई? 1 साल का कार्यकाल होता है सदस्यों का और अध्यक्ष का और सदस्य का। अगला क्वेश्चन ये है कि भारतीय किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने एक ही व्यक्ति को 2 से अधिक के राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त करने की सुविधा प्रदान की थी? तो 7वां संविधान संशोधन था। 7वां संविधान संशोधन 1956 में हुआ था, ठीक है भई? तो इसमें ये व्यवस्था की गई थी कि राज्यपाल जो है 1 से अधिक राज्यों का राज्यपाल रह सकता है। इसके अलावा ये 8वां है, 8वां संविधान संशोधन था। इसमें क्या था भई, इसमें जो एससी, एसटी हैं, इसके लिए सीटों को आरक्षण की अवधि बढ़ा दी गई थी, ठीक है भई? 8वां संविधान संशोधन 1955 में, ये 1959 में हुआ था, सॉरी, ठीक है? ये 1959 में हुआ था, 1959 में।
और इसके अलावा ये 10वां है, ठीक है? 10वां भी याद रख लेना। 10वां संविधान संशोधन हालाँकि इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें दादरा में नगर हवेली को भारत संघ में मिलाया गया था 10वें संविधान संशोधन में। और ये हुआ कब था भई? ये 1961 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन संशोधन विधेयक में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का आधार वर्ष में पेश किया गया था। ठीक है? वैसे तो ये कब का है? 2013 का अधिनियम है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा 2015, ठीक है? 2015 में हालाँकि इसको जो है अ, इसमें जो है 2014 में संशोधन किया गया था वैसे तो, लेकिन इसमें अधिकार वर्ष ही बोले कि अधिकार वर्ष में पेश किया गया था, 2015 में पेश किया गया था, कुछ संशोधनों के और साथ में, ठीक है? कुछ और संशोधन, कुछ बदलाव के साथ 2015 में पेश किया गया था फाइनली इसको, ठीक है? तो इसका 2015 होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन ये है कि कुछ बच्चे इसको ऑब्जेक्शन में उठा सकते हैं, ठीक है? कि इसमें कमेंट करेंगे कि इसका ये होना चाहिए और इसका ये ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका। अगला क्वेश्चन ये है कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत गठित सलाहकार बोर्ड द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया अधिनियम की धारा में पाई जाती है। तो भाई ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, ये 102 बार आ चुका है, ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। ये 11 में ये बात की गई है, ठीक है भाई? अगला क्वेश्चन है यहाँ पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, ये कब का है ये पता होना चाहिए, ठीक है? 1980 का है भाई ये, राष्ट्र का। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि मृत्यु या स्थायी विकलांगता के मामले में मुआवजे का दावा करने का अधिकार मोटर वाहन अधिनियम, ये इम्पोर्टेंट है भाई, ठीक है भाई? वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये 141 धारा 141 ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। धारा 141 में मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत जो है अ, मृत्यु या एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है या विकलांगता, तो इसके बारे में जो मुआवजे की बात की जाती है, तो इसी धारा के अंतर्गत की जाती है। एक लोक सेवक द्वारा किए गए आपराधिक कदाचार को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा के तहत निपटाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा धारा 13 ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। 13 हो गए, अभी 14वां करते हैं अब। तो 14 प्रतिशत है भाई। पहला क्वेश्चन है इसमें कि कांडला बंदरगाह का नया नाम क्या है? तो कांडला बंदरगाह का नया नाम क्या हो जाएगा? दीनदयाल बंदरगाह हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। 2017 में नाम बदला गया था भाई, ठीक है? और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट किसका? न्यावा शेवा का है। कहाँ पर है? मुंबई में है, ठीक है भाई? मुंबई में है। और कांडला कहाँ पर है? गुजरात में है, ठीक है? अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि ग्रीन रिवॉल्यूशन हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो वह किससे हो जाएगी? ये हो जाएगी कृषि उत्पादन से, ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा, कृषि उत्पादन से संबंधित है, ठीक है भाई? अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन ये है कि भारत में जमींदारी प्रथा किसके द्वारा लागू की गई थी? तो जमींदारी प्रथा किसके द्वारा लागू हुई? लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन नंबर सी में है। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793 में, ठीक है भाई? 1793 में ये लागू की गई थी। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा डब्ल्यू का सही रूप है? वर्ल्ड वाइड वेब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा, वर्ल्ड वाइड वेब। और किसने इसकी स्थापना की थी? टिम बर्नर्स-ली ने, ठीक है भाई? टिम बर्नर्स-ली। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि भारत की नगरीय जनसंख्या की 10 की वृद्धि उच्चतम रही थी, जो उच्चतम रही थी वो कहाँ पर रही थी? 71, 80, 81 के दशक में रही थी, ऑप्शन नंबर बी ठीक होगा इसका, ठीक है? 1971-81 के दशक में उच्चतम रही थी, ठीक है? कितनी रही थी ये जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये दशक की आवश्यकता है इसमें। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस वर्ष भारत सरकार द्वारा केंद्रीय गंगा प्राधिकरण, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है भाई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस वर्ष भारत सरकार द्वारा केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन किया गया था? तो कब किया गया था? 1985 में, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा, 1985 में, ठीक? और 1995 में, यानी कि अगले 10 साल, सॉरी, अगले 10 साल के बाद जो है इसका नाम राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकार एनआरसीए कर दिया गया था, ठीक है भाई? एनआरसीए कर दिया गया था। 1995 में चेंज कर दिया गया था इसका नाम, यानी कि राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि पीएम सूरज पोर्टल का उद्देश्य क्या है? तो पीएम सूरज पोर्टल का ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेंगे भाई इसको, ठीक है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। पीएम सूरज का जो उद्देश्य है वो तो हो जाएगा एससी, एसटी, ओबीसी और सफाई कर्मचारी समुदाय को बिजनेस लोन प्रदान करना, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। और कितना, कहाँ तक का लोन भाई? तो इसकी सीमा ही पूछी जा सकती है रुपए 15 लाख तक, ठीक है भाई? 15 लाख, ठीक? अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन विषाणु जनित रोग नहीं है? तो भाई खसरा, रेबीज और पोलियो ये विषाणु जनित रोग है। और 6 रोग जो है, ठीक है भाई? 6 रोग, इसको और क्या बोलते हैं? तपेदिक बोलते हैं इसको, ठीक है भाई? तपेदिक भी आ सकता है। तो ये कैसा रोग है? ये जीवाणु जनित रोग है, ठीक है भाई? ये जीवाणु जनित रोग है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि निम्नलिखित में से शास्त्रीय नृत्य और आरोप में से कौन सा उत्तर प्रदेश से संबंधित है? तो उत्तर प्रदेश से कौन सा संबंधित है भाई? भरतनाट्यम कहाँ से है?
तमिलनाडु कुचिपुड़ी, आंध्र प्रदेश कथक, उत्तर प्रदेश ओडिसी उड़ीसा है। ठीक है भाई, तो इसमें मैंने बताया 8 ये क्लासिकल डांस है। यूनेस्को का मुख्य उद्देश्य क्या है? शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति को बढ़ावा देना, वैश्विक स्तर। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति को बढ़ावा देना, ये यूनेस्को का उद्देश्य है। और कहाँ पर इसका मुख्यालय? मुख्यालय कहाँ पर याद रखेंगे? पेरिस में, फ्रांस के पेरिस में, फ्रांस की राजधानी पेरिस में। ठीक है, अगला क्वेश्चन यह है कि अल नीनो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ठीक है, तो एक बार इसको अच्छे से पढ़ लेंगे इसको। अल नीनो में पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में पेरू के तट पर गर्म धाराओं का प्रकट होना शामिल है। सही है, बिल्कुल प्रकट होना शामिल है। दूसरा है कि यह गर्म धारा पेरू के तट पर पानी के तापमान को 10 डिग्री सी तक बढ़ा देती है। ये गलत हो जाएगा इसमें। हालांकि इसमें यह है कि जो इसके तट पर जो है, इसके तट पर क्या होता है कि ठंडी धारा गर्म धारा का स्थायी प्रतिस्थापन होता है। ठीक है, ये इसमें ये बात होनी चाहिए थी। कुल मिलाकर के इसको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, तब ये बात समझ में आ जाएगी। तो इसका आंसर जो होगा केवल एक सी ठीक हो जाएगा, केवल एक। इसमें केवल एक सही है, ये वाला। अगला क्वेश्चन है कि भारत में मुद्रा करेंसी जारी करने का कार्य किस संस्था के पास है? तो भारत में मुद्रा जारी करने का जो किसके पास है? भारतीय रिजर्व बैंक के पास हो जाएगा। हालांकि 1 रुपए का और सिक्का, 1 रुपए का नोट और जो सिक्के जारी करने का जो जारी करती है वो भारत सरकार करती है। ठीक है, भारत सरकार करती है। इसके अलावा ये भारतीय रिजर्व बैंक जो है, इसके अलावा सभी करेंसी जारी करती है भारतीय रिजर्व बैंक। समझ में आ गई भाई बात? 1 रुपए का नोट और सिक्के ये भारत सरकार, बाकी जो है भारतीय रिजर्व बैंक। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? मनसबदारी व्यवस्था राज्य के कुलीन वर्ग से संबंधित थी, जिसे अकबर ने प्रारंभ किया था। ठीक है, मनसबदारी का पद एक पैतृक था। तो देखो इसमें पहला तो ठीक हो जाएगा, मनसबदारी व्यवस्था जो है ये तो ठीक हो जाएगा, ये कुलीन वर्ग से संबंधित थी, अकबर ने प्रारंभ किया था, ये बात भी ठीक है। लेकिन ये मनसबदारी का पद था ना, पैतृक नहीं था। ये पैतृक नहीं था, मतलब क्या बोलते हैं इसको, ये वंशानुगत नहीं था। ठीक है, बल्कि ये एक वरीयता क्रम पर आधारित था। ठीक है, वरीयता क्रम पर आधारित था ये मनसबदारी प्रथा जो थी। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा, और इसका भी केवल एक सही होगा, केवल एक, ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। इसका अगला है कि कंप्यूटर की प्राथमिक स्मृति यानी कि प्राइमरी मेमोरी कौन सी है? तो प्राइमरी मेमोरी कौन सी हो जाएगी? तो इसका आंसर हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा, रैम। रैम जो है वो प्राइमरी मेमोरी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। इसके अलावा सेकेंडरी भी है। सेकेंडरी कौन सी है? हार्ड डिस्क हो जाएगी। ठीक है, हार्ड डिस्क जो है ये सेकेंडरी है। डीवीडी भी सेकेंडरी, पेन ड्राइव ये सेकेंडरी डिवाइस है। बाकी जो रैम जो है ये प्राइमरी मेमोरी है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि भारत की जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है? तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस, ये इंपोर्टेंट भी, ये इंपोर्टेंट लिख लेंगे इसको, 29 जुलाई को, ऑप्शन नंबर भी ठीक हो जाएगा। टाइगर, अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस, बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन ये है कि संविधान 130वां संविधान विधेयक है, ये 2025 का ये करंट अफेयर का क्वेश्चन बन जाएगा। तो इसमें क्या, इसका उद्देश्य क्या है इसको लाने का? तो इसका है प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को 30 दिन गिरफ्तारी पर हटाना। ठीक है, जिसमें मंत्री भी शामिल है। ठीक है भाई, मंत्री भी शामिल है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी ठीक होगा इसका, इससे संबंधित। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है, प्रोटीन की अधिकतम मात्रा पाई जाती है? तो सोयाबीन में पाई जाती है। ठीक है, एमपी में सबसे अधिक सोयाबीन होती है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आईसीजे का कहाँ अवस्थित है? तो इसका हो जाएगा द हेग में, ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय जो है द हेग, नीदरलैंड में है। उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी स्थित है, तो सहारनपुर में हो जाएगी। ये भी आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है ये कि यदि अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल लागू होने हो तो संसद विधानसभाओं का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ा सकती है। ठीक है भाई, एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ा सकती है, और खत्म होने पर 6 माह से अधिक नहीं हो सकता। ठीक है भाई, तो इसका आंसर हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि संवैधानिक निकाय और उसके नोडल मंत्रालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो यानी कि एक निकाय है, उसका नोडल मंत्रालय, संघ लोक सेवा आयोग, कार्मिक लोक एवं, बिल्कुल ठीक है भाई। अंतर्राज्य परिषद, कौन सा युग सही सुमेलित है? तो अंतर्राज्य परिषद तो नहीं होगा भाई इसका, तो बाकी तो जब एक सही है तो बाकी गलत हो जाएंगे भाई। ठीक है, अंतर्राज्य परिषद भी नहीं होगा। और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, जनजाति, यानी कि ये ये जो है अधिकारिता मंत्रालय है। ठीक है, उससे संबंधित है, अधिकारिता मंत्रालय से। भारत का अटॉर्नी जनरल ये गृह मंत्रालय से नहीं है, वित्त मंत्रालय से संबंधित है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि संविधान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक 2024 का उद्देश्य
निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की सूची को संशोधित करना है? ठीक है भाई, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा, उड़ीसा ठीक हो जाएगा। उड़ीसा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की सूची को संशोधित करना है। अनुसूचित जनजाति विधेयक 2024। ओडिशा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ओडिशा के बारे में एक बात तो याद रखेंगे, जो पान मसाला या तम्बाकू निकोटीन वाले पदार्थ है उसको भी बैन कर दिया ओडिशा ने। भारत में धर्म की स्वतंत्रता की रक्षा भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद करता है? तो भाई कौन सा अनुच्छेद करेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। ठीक है भाई, आर्टिकल 25 करेगा। आर्टिकल 26 में क्या है? आर्टिकल 26 में धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता है। ठीक है, प्रबंधन की ऐसा लिख लेंगे इसको, प्रबंधन की स्वतंत्रता 26। और 27 में क्या है भाई? 27 में कर से संबंधित है ये। ठीक है, धार्मिक कार्यों के लिए कर इकट्ठा कर सकते हैं, करों के भुगतान से संबंधित है। ठीक है, इसके अलावा 28 याद रखें। 28 में क्या है? 28 में जो है कि जो शैक्षणिक संस्थाएं होती हैं और धार्मिक उपासना होती है उसमें उपस्थित हो सकता है कोई भी व्यक्ति। ठीक है, तो ये 28 है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि भारत के योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम उपाध्यक्ष हो जाएंगे गुलजारी लाल नंदा। योजना आयोग 1950 में गठन हुआ था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। तो प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं योजना आयोग के। 1 जनवरी 2015, 1 जनवरी 2015 को इसका नाम नीति आयोग कर दिया गया था, नीति आयोग कर दिया गया था। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। नीति गलत लिखा गया है क्या भाई? ये नीति गलत लिखा गया है शायद। ठीक है, सही है नीति। ठीक है, इसी तरह से लिखा जाएगा नीति भी। तो इसके अलावा इसमें एक चीज और है, इसके आपके जो उपाध्यक्ष हैं उनका पता होना चाहिए। जो इस समय उपाध्यक्ष है कौन है भाई? इस समय उपाध्यक्ष है सुमन बेरी। ठीक है भाई, सुमन बेरी इसके उपाध्यक्ष है। अगला क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित में से कौन भारत में किसी राज्य के विधान परिषद में 1/6 सदस्यों को नामित करता है? कौन करता है? राज्यपाल। ठीक है भाई, राज्यपाल। 1/12 को कौन करते हैं? स्नातकों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, स्नातकों के द्वारा 1/12। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है। इसके अलावा इसमें कुछ और चीजें देख लेते हैं। जो 26वां है इसमें विधान परिषद के बारे में देख लेते हैं। विधान परिषद जो है 6 राज्यों में है। ठीक है भाई, 6 राज्य में। और कौन कौन से राज्य हैं देखो, इसको याद करने का तरीका बता रहा हूँ कैसे याद करेंगे। एक तो हम महाराष्ट्र ले लेंगे, महाराष्ट्र के साथ में उसके पास वाले ले लेंगे कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक ले लेंगे। इसके अलावा यूपी ले लेंगे, यूपी के पास वाले ले लेंगे बिहार। ठीक, इसके अलावा एक ले लेंगे आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के पास वाले ले लेंगे तेलंगाना। ठीक है, इस तरह से याद करेंगे, कोई ट्रिक विक याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इस तरह से याद कर लेंगे। और जो विधान परिषद है कौन से आर्टिकल में, ये भी पता होना चाहिए। आर्टिकल 169 में है। ठीक है भाई, 169 में। अगला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से किसे राज्य कार्यपालिका नहीं माना जाता? राज्य कार्यपालिका नहीं माना जाएगा भाई। किसको नहीं माना जाएगा? मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, राज्यपाल। ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को राज्य कार्यपालिका नहीं माना जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि राज्य के नीति आयोग डीपीएसपी किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? ठीक है, इसका क्वेश्चन बता दिया है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद का संबंध भारतीय संसद से है? तो भारतीय संसद से कौन सा हो जाएगा भाई? ये भी आसान क्वेश्चन है भारत के। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारतीय संसद से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा इसका। और बाकी तो ये अलग अलग है, 112 तक ये अलग हो जाएगा, ये भी अलग है। ठीक है, ये सब अलग अलग हो रखे हैं। भारत के वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और वित्त आयोग की बात की गई है। एक आयोग, एक अध्यक्ष होगा, उसके साथ में 4 सदस्य होंगे। ठीक है, टोटल 5 होते हैं, 1 + 4 = 5 होते हैं। ठीक है, वित्त आयोग। भारत के वित्त आयोग की बात की गई है 280, वित्त आयोग की बात की गई है 280। और राज्य का जो वित्त आयोग होगा, राज्य वित्त आयोग की भी बात किसमें की गई है? तो ये बात की गई 243 आई में। ठीक है, आई में। ठीक है, इसके में 243 के जो की रोज हैं, ये इसकी मैं एक ट्रिक बताऊंगा, सब याद हो जाएंगे बहुत आसानी के साथ। कुछ भी रटना नहीं है, सिर्फ इसी में से निकल जाएगा सब कुछ। भारतीय संविधान के इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ठीक होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा इसका। 4 सदस्य होते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार शोषण के विरुद्ध अधिकार सभी प्रकार के और मानव तस्करी पर रोक लगाता है। अ, शोषण के विरुद्ध अधिकार और सभी प्रकार के, इसका आंसर हो जाएगा भाई जबरन श्रम हो जाएगा इसका। ठीक है भाई, जबरन श्रम हो जाएगा। ठीक है, हाँ, इसका जो चाम श्रम सेवाएं, ठीक है, इस पर नहीं, लेकिन जबरन श्रम पर रोक लगाता है। ठीक है, जबरन श्रम पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद अनुच्छेद 243 के अनुसार का अर्थ ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अनुच्छेद 243 ख के अधीन गठित स्वायत्त शासन वाली एक संस्था है। तो इसका आंसर हो जाएगा पंचायत। ठीक है भाई, पंचायत हो जाएगा। पंचायत किस में दी गई है? 243 बी में दी गई है। 243 बी में। ठीक है भाई, 243 बी में
पंचायतों के गठन से संबंधित है ये, ठीक है। 243 भी पंचायत के गठन से संबंधित है, ख की जगह मैं बी रख रहा हूँ। इसके अलावा कैसे याद करेंगे इसके पंचायतों का गठन, ये बेस है ना, बी से बेस मान लेंगे। बेस तैयार होता है जब किसी चीज का गठन किया था, बेस तैयार होता है, इस तरह से इसको याद करेंगे। जो 200 सी है, सी में क्या, सी से संरचना याद करेंगे, ठीक है भाई, सी से संरचना याद करेंगे। इसके अलावा जो डी है ना, डी, तो इससे डिस्काउंट याद करेंगे। डिस्काउंट मतलब आरक्षण, ठीक है। डिस्काउंट आरक्षण के उससे एक मतलब पर्यायवाची सा लग रहा है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा ये तो डिस्काउंट से कर लेंगे, डिस्काउंट सीधा याद आ जाएगा आरक्षण, ठीक है भाई, आरक्षण याद आ जाएगा। इसके अलावा और मैं धीरे धीरे सभी बता दूंगा अगला, हालांकि क्यों मैं थोड़ा अगर इसमें समय खराब करूंगा तो फिर बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी ये। भारतीय संविधान के किस अनुसूची में भारतीय गणराज्य की भाषाएं शामिल हैं? तो भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भाई, ये हो जाएगा 8 में, ठीक है भाई, 8 में। और 7 में क्या है भाई, 7 में संवर्त सूची, राज्य सूची, संघ सूची, ठीक है। 6 में भी पता है सब क्या है, कि 6 में बता दिया है। 9 का ये सब बातें हो चुकी हैं, अच्छे से हो चुकी हैं बल्कि। भारतीय संविधान की उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष किस वर्ष में जोड़ा गया था? तो 1976 में जोड़ा गया था, 42वां संविधान संशोधन था, 42वां, ठीक है। 44वां कब हुआ था? 44वां हुआ था 1978 में, ठीक है। 1978 में 44वां संविधान संशोधन हुआ था। संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था, मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था। में भारतीय संसद ने नागरिकता संशोधन सीए कानून पारित किया था। तो ठीक है, ये क्वेश्चन भी शायद हो चुका है एक बार। तो ये पारित की बात की गई है इसमें, ठीक है। तो देखो इसमें जनवरी, दिसंबर, क्या करें यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी ठीक होगा इसका, 11 दिसंबर 2019, ठीक है। 11 दिसंबर 2019 की मैं बात की है मैंने। 2019 को तो ये पारित हुआ था, और लागू कब से हुआ था? ये लागू हुआ था ये 10 जनवरी 2020 से, ठीक है। 2020 से दोनों डेट याद रखनी है। भारतीय संविधान के मूल लेख में अनुच्छेद 395 हो जाएगा भी, आसान क्वेश्चन है। 22 भाग थे और 395, और इस समय कितने हैं भाई? इस समय 470 अनुच्छेद है इस समय, ठीक है भाई, 470 अनुच्छेद। भारतीय न्याय संहिता 2023 में पुल्लिंग वाचक शब्द वह का प्रयोग किसके लिए किया गया है? यानी कि पुल्लिंग वाचक, यानी कि लिंग की परिभाषा किसके लिए, यानी कि ये उभयलिंगी के बारे में की गई है। यानी कि जो बीएनएस की बात की गई इसमें, जो बीएनएस है ना, बीएनएस की धारा 2 की जो 10 है ना, 2 का क्लॉज 10, इसमें जेंडर की परिभाषा की गई है। जेंडर में कौन होगा? जेंडर में, ठीक है भाई। तो इसका मतलब ये नहीं है कि केवल पुरुष के बारे में बात की गई है, केवल महिला के। वेलिंग का मतलब है कि वो महिला भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है। तो वह का प्रयोग किया गया है वेलिंग के बारे में। थोड़ा सा अटपटा सा क्वेश्चन है ये, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। 2-10 में जो है ये क्या है, जेंडर की परिभाषा दी गई है। अगर 2 के 28 याद रखना, 2 के 28 में क्या है भाई, इसमें क्या है, इसमें लोक सेवक की बात की गई है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग करते हुए अभियुक्त की मृत्यु तक कायद की जा सकती है, ठीक है। अभियुक्त की मृत्यु तक कायद की जा सकती है। तो ये बीएनएस की कौन सी धारा में है? तो ये 38 हो जाएगा अभी, ऑप्शन नंबर ही ठीक हो जाएगा, 38, ठीक है। 38, इन तीनों को बता रहा हूँ मैं, इन तीनों को याद रखना, देखो तीनों अच्छी हैं ये। जो 38 में क्या है, 38 में मृत्यु तक कारित की जा सकती है। वही अगर 44 की बात करें तो 44 में भी वही है, प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है, लेकिन यहाँ पर मृत्यु की बात नहीं की गई है, ठीक है। वो अपना बचाव कर सकता है 44 में। और जो 41 है, 41 में क्या बात की गई? 41 में संपत्ति के बचाव के, यानी कि यहाँ पर क्या दिया था, यहाँ पर शरीर का बचाव है, मृत्यु तक कारित की जा सकती है शरीर के बचाव में। और यहाँ संपत्ति के बचाव की बात की गई है, संपत्ति के लिए, ठीक है भाई। संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में मृत्यु तक कारित कर सकता है 41 में। तीनों चीज समझ में आ गई होगी, तीनों चीज का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है कि घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत सुरक्षा आदेश होता है, तो मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश होता है, जिलाधिकारी नहीं होगा, पुलिस नहीं, अधीक्षक नहीं होगा, ये तो आदेश का पालन कराते हैं, और मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश होता है। आरटीआई के अंतर्गत लोक प्राधिकारी में शामिल है। लोक प्राधिकारी में कोई लोक प्राधिकारी अधिकारी, लोक निकाय, कोई लोक संस्था, बिल्कुल ठीक है, तीनों हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। और इसकी धारा कौन सी है? धारा 2H। धारा 2H में जो है ये लोक प्राधिकारी, इसकी परिभाषा दी गई है धारा 2H में, ठीक है। अब देखते हैं 15 ठीक है, ये आज का आखिरी प्रैक्टिस सेट है 15। इसके बाद फिर मैं 5-5 या जितने भी होंगे 5-5, 4-4, 3 जो भी मैं करा दूंगा, जल्दी करा दूंगा, 7-8 दिन में हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है, पहला ही क्वेश्चन है कि किस ग्रह के चारों ओर वलय है। या फिर ऐसा करता हूँ कि इसमें जो है, अब ये देखो 1 घंटा हो गया है, 1 घंटे में 3 प्रैक्टिस सेट हुए हैं, ठीक है। यानी कि 120 क्वेश्चन हुए हैं 1 घंटे में।
120 क्वेश्चन 1 घंटे में हुए तो इसका मतलब ये है कि यार थोड़ा-सा फिर ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, तो मैं एक 3-3 वीडियो कर सकता हूँ, ठीक है? सॉरी 3-3 प्रैक्टिस सेट करता हूँ जो 1 घंटे के अंदर हो जाएँगे, ठीक है? देखो मैं स्पीड भी बहुत कर रहा हूँ कि मैं पूरी स्पीड के साथ बताना चाह रहा हूँ ताकि जल्दी खत्म हो जाए और इस हिसाब से जो है फिर अगर मैं और ज़्यादा ऐड करूँगा तो फिर समय ज़्यादा हो जाएगा, फिर है ना? 3-3 करके भी मैं इसको जल्दी पूरा करा दूँगा।